इसके अलावा विपक्षी दल और उनके प्रमुख नेता। तो विपक्षी दलों के बारे में आप सोशलिस्ट पार्टी के सबसे पहले नेताओं की बात करते हैं। इस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन से नेता प्रमुख थे। सोशलिस्ट पार्टी हो या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, 1948 में इसकी स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप से अलग हो, कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी ग्रुप था, तो वहाँ से अलग होकर 1948 में क्या सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, पहले कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी, छाता संगठन कहा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कांग्रेस को धर्मशाला संगठन कहा जाता है। अम्ब्रेला संगठन इसलिए, जिस प्रकार एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सभी रंगों का समायोजन होता है, ठीक इसी प्रकार कांग्रेस आज़ादी के समय एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हर प्रकार की विचारधारा का समायोजन था। उसमें गर्मपंथी भी थे, उसमें नरमपंथी भी थे, उसमें सामंत भी थे, उसमें किसान भी थे, उसमें ग्रामीण भी थे, उसमें शहरी भी थे, उसमें सवर्ण भी थे, उसमें दलित और पिछड़े भी थे, उसमें महिला भी थे, उसमें पुरुष भी थे। इसमें सारे के सारे लोग हैं वो, उसमें रूढ़िवादी भी थे, उसमें सुधारवादी भी थे, उसमें समाजवादी भी थे, उसमें पूंजीवादी भी थे। तो इस प्रकार कांग्रेस एक अम्ब्रेला संगठन था जो सभी विचारधाराओं का समायोजन साथ में करके चलता था। तो कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठजोड़ के रूप में कांग्रेस पार्टी की छवि थी कि ये अपने आप में ये पार्टी सत्ता पक्ष में भी है और इसके साथ ही विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस खुद निभाती है। तो एक ऐसी पार्टी थी जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने धर्मशाला संगठन की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार धर्मशाला में कोई भी ठहर सकता है, वहाँ पर सभी के लिए समानता का बर्ताव होता है, ठीक इसी प्रकार समानता का नहीं, सॉरी, धर्मशाला में कोई भी व्यक्ति है वो पे करके वहाँ पर रुक सकता है। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो धर्मशाला है, जहाँ पर शोषक और शोषितों की जमात है, वहाँ पर शोषक भी हैं और शोषित भी हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी। इसके बाद में हम बात करें सोशलिस्ट पार्टी की, तो सोशलिस्ट पार्टी 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप से अलग होकर बनी थी। इनका विचारधारा क्या थी, समाजवाद थी। न कांग्रेस की बात करती थी, न कम्युनिज्म की बात करती थी, पूंजीपतियों और जमींदारों का ये विरोध करती थी, मजदूरों और किसानों के हित की बात करती थी। लेकिन इनके सामने चुनौती तब आ गई थी जब कांग्रेस पार्टी ने 1955 के समथिंग शायद अपने एक कोई सत्र था, उसमें जो प्रतिवर्ष सत्र होते हैं जो स्थापना दिवस में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना लक्ष्य समाजवादी घोषित कर दिया। तब इनके सामने थोड़ी चुनौती आ गई थी। अब इनके सबसे बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिसका जन्म 1902 और 1979 में इनकी डेथ हुई थी। ये बिहार के महान स्वतंत्रता थे, बिहार के नहीं दोस्तों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बहुत भूमिगत होकर इन्होंने बहुत काम किया था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। 1974 का जो आंदोलन था इंदिरा गांधी के खिलाफ, समग्र क्रांति अब नारा है, समग्र क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। ये इन्होंने नारा दिया और इन्होंने नारा देते हुए कहा कि 1974-75 में जो आंदोलन हुए थे 1974 में, उन आंदोलनों को एक राज्य तक या फिर एक लक्ष्य तक न रखे, उनको व्यापक बनाया जाए। और इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने बहुत बड़ी जनसभा की और परिणाम ये हुआ। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में, वो 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद में इंदिरा गांधी को हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था, उसके बावजूद 25 जून को इंदिरा गांधी को इनके आंदोलन के आगे झुक के और इमरजेंसी लगानी पड़ी और ये सब चीज़ें घटनाएं घटित हुई। इनकी भूमिका क्या हुई थी, ये सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। बाद में सर्वोदय आंदोलन, जो महात्मा गांधी का सर्वोदय, विनोबा भावे का सर्वोदय आंदोलन था, विनोबा भावे का जो सर्वोदय आंदोलन था, उससे भी ये जुड़ गए, सभी का उदय हो। और पद इनको सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सरकारी पद को इन्होंने ठुकरा दिया था। और एक बात और ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के मेंबर नहीं बने थे भाई, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, इन्होंने ये पद ठुकरा दिया था। विरासत क्या है, 1974 का जो आंदोलन था इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध किया, वो बहुत बड़ा आंदोलन है, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद में समाजवादी नेता हैं राम मनोहर लोहिया, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान हैं समाजवाद के, और इन्होंने पीएचडी वगैरह किए, विदेशों में पढ़ के आए हैं। और ये इवन लेनिन के जो हैं वो समर्थक भी रह चुके हैं। लेनिन के वहाँ पर, लेनिन और स्टालिन रशिया में, तो उनके साथ भी काम करने का इनको अनुभव था। समाजवाद के कट्टर समर्थक हैं। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की वकालत की, जाति तोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया। इन्होंने इवन, आप कहोगे कि ऐसी बात भी है कि आपको एक जानकारी और नहीं मिलेगी, राजस्थान के एकीकरण के लिए भी इस व्यक्ति ने प्रयास किए थे। इन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इन्होंने जो सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था, राम मनोहर लोहिया जी थे, इन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक उस समय नेहरू जी के खिलाफ होकर ये कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल परिवर्तन होने का इंतजार नहीं करती। जो जिंदा कौम है वो आंदोलन कर देती है पहले ही, जब सुधार नहीं होता है तो बीच रास्ते में क्रांति कर देती है। ये इनकी थ्योरी थी। राम मनोहर लोहिया, जो कि समाजवाद के भारत में बहुत प्रकांड विद्वान थे,
और इन्होंने 1967 का जो लोकसभा चुनाव था उनमें गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर और जो कांग्रेस के अलावा विभिन्न पार्टियां थी, गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन सबको एकजुट किया और गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ वहां पर कांग्रेस को डिफीट करने का काम किया। और 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केंद्र सरकार में भी और राज्यों में लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो जाती रही थी। और यही राम मनोहर लोहिया थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े रणनीतिकार थे दोस्तों। समाजवाद के कट्टर समर्थक रहे हैं, अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी की वकालत की, जाति तोड़ो मंडल की इन्होंने स्थापना की थी और एक सप्त क्रांति इन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया, जो कि अपने कोटा के में अध्यक्षीय भाषण देते हुए इन्होंने कोटा से आह्वान किया था। राजस्थान के एकीकरण के लिए भी इन्होंने प्रयास किया था, राजस्थान के एकीकरण के लिए भी इन्होंने क्या एक समिति बनाई थी। भूमिका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग कोटा का इन्होंने सुझाव दिया था, जो ओबीसी को कोटा मिल रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, इसका सुझाव उन्होंने पहले ही दे दिया था। इसके अलावा कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा भी ये 1971 का गैर कांग्रेसवाद का नारा था। उस समय ये नारा इन्हीं की देन थी, गैर कांग्रेसवाद का नारा। इनका जन्म 1910 में हुआ, 1967 तक। और ये नेहरू के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। कहाँ, किसके खिलाफ? नेहरू जी के खिलाफ। जो फूलपुर उत्तर प्रदेश है, फूलपुर, वहाँ से नेहरू जी के खिलाफ भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और ये भारतीय लोकसभा के सांसद भी रहे। आचार्य नरेंद्र देव जो 1889 से 1956 स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी विचारक रहे हैं। काशी विद्यापीठ व लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, बहुत प्रकांड विद्वान थे भी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं 1934 में और बौद्ध धर्म के महान विद्वान रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी, बाद में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। ये सब चीज़ें हुई थी। इनके बारे में भी आप चर्चा रखो। जेबी कृपलानी वही हैं जिन्होंने नेहरू के खिलाफ 1963 में क्या लेके आए थे? अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। इनका पूरा नाम जीवित राम भगवत दास कृपलानी था। 1952 में ये KMPP पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी ये रहे हैं। भूमिका इनकी क्या थी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी जो KMPP पार्टी थी के नेता, बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर दिया इसका। 1947 के विभाजन के विरोधी रहे, गांधी जी के बहुत ज़्यादा करीबी रहे और कांग्रेस अध्यक्ष ये 1946 में रह चुके हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में अशोक मेहता एक समाजवादी नेता रहे हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस के साथ नरम रुख अपनाने पर लोहिया से इनका मतभेद हो गया था और भूमिका क्या? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता और 1963 में कांग्रेस में शामिल हो गए, पंचायती राज के विशेषज्ञ रहे हैं। दोस्तों, अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरी का सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नाजुक हालत से गुजर रही है। भारत की डेमोक्रेसी है वो अभी तक अपने पांव पूरी तरह से जमा नहीं पाई। इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हमें कांग्रेस का